नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 9 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 8 को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन दोनों लेक्चरों के बीच में बना रहे। तो लेक्चर 8 में हमने ये बताया था कि एसिड और बेसिस के कई कॉन्सेप्ट हैं। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पर आज हम लोग आर्हेनियस में मैंने ये बताया था कि जो H+ देते हैं एक सॉल्यूशन में वो एसिड होते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल दीजिए, ब्रांस्टेड BRONSTED, ब्रांस्टेड-लाउरी LOWRY, ब्रांस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट CONCEPT, ब्रांस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, इन्होंने भी एसिड और बेस की डिफिनीशन दिया था। इन्होंने ये कहा था कि एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? एसिड ब्रांस्टेड-लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड हाइड्रोजन आयन डोनर H+ डोनर, जो एसिड H+ डोनर हाइड्रोजन आयन डोनर, और बेस क्या होते हैं? BASE, बेस होते हैं H+ एक्सेप्टर, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करें उनको हम कहेंगे बेस, और जो H+ आयन देते हैं उनको हम कहेंगे एसिड। तो इस तरीके से ब्रांस्टेड-लाउरी ने एसिड को हाइड्रोजन आयन डोनर बताया और बेस को हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर बताया। वाटर एम्फोट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट में ये लिखना है कि वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर। यहाँ पर नोट लिखिए, वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर। मैंने आपको पिछले टर्न पर भी बताया था कि वाटर एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब ये होता है कि यह एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर, वाटर इज एम्फोट्रिक, वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर because NATURE, because it accepts proton, because it accepts proton, it's accept proton as well as donate proton, as well as donate proton, प्रोटॉन डोनेट करता है, इसीलिए वाटर एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे उसी को हम एम्फोट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो देखिए भाई, अगर हम लिखें कि H2O प्लस H2O ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन H2O के दो मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ H2O टूट के क्या देता है? H+ और क्या देता है? OH-, यही देता है ना। तो ये जो H+ है, हम ये मान रहे हैं कि ये H+ दे दिया इसको। जब इसको दे दिया तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो जब ये H2O H+ दिया तो बचा क्या है? OH-, तो मैंने लिखा यहाँ पे OH-, प्लस जब एक H+ इस H2O से निकल के इस H2O के पास गया तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ का जो H+ आयन है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उससे बांड बना के बना देता है H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। प्लस क्यों आया? प्लस इसलिए आया कि ये लोन पेयर इस H+ के साथ कंबाइन कर गया, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसी के नीचे लिखना है। तो इसने प्रोटॉन दिया, तो इसी को मैंने कहा एसिड। क्या कहा? एसिड। एसिड 1। क्यों एसिड 1 कहा? इसने प्रोटॉन दिया, जो प्रोटॉन देता है उसको हम ब्रांस्टेड-लाउरी एसिड कहते हैं। तो इसने H2O ने H+ दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, तो हाइड्रोजन आयन इसने दिया तो इसलिए एसिड मैंने 1 माना। और इसने H+ लिया, तो इसलिए यह बेस है। तो ये एसिड और ये क्या हुआ? बेस। तो इस एसिड से, ये देखिए, इस एसिड से यहाँ पर ये बेस बना है,
इस एसिड से निकलने के बाद यही तो बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ बेस 1। क्या हुआ? बेस 1। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है एसिड 2, ये है एसिड 2, और एसिड 2 एक H+ अगर दे दे तो क्या बना देगा? H2O। तो ये हो गया बेस 2, बेस 2। तो देखिए एसिड 1 और बेस 1, एसिड 1 और बेस 1 को ध्यान से देखिए, ये एसिड 1 है और ये बेस 1 है। एसिड 1 और बेस 1 दोनों को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि दोनों में केवल एक प्रोटॉन का अंतर है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो एसिड 1 और ये बेस 1 दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, डिफर बाय ए प्रोटॉन ओनली, डिफर बाय ए प्रोटॉन ओनली, एक प्रोटॉन का अंतर है। और यहाँ भी देखिए ये बेस 2 है और ये क्या है? एसिड 2 है। ध्यान से देखिए कि इसमें इन दोनों में भी किसका किसका अंतर है? केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि ये एसिड 1 बेस 1 डिफर बाय ए प्रोटॉन, डिफर बाय ए प्रोटॉन, और ये भी डिफर बाय ए प्रोटॉन, डिफर बाय ए प्रोटॉन। ये दोनों स्पीसीज एक प्रोटॉन के द्वारा डिफर बाय ए H+ आयन, केवल H+ आयन का अंतर है। तो ऐसे स्पीसीज जो एक दूसरे से केवल एक प्रोटॉन का अंतर रखते हैं, विच डिफर बाय ए प्रोटॉन ओनली, इज नोन एज द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस का। कई बार एग्जाम में नीट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन किसका कॉन्जुगेट पेयर एसिड है, कौन किसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अब आपने इंट्रोड्यूस कर लिया कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, तो हेडिंग डाल दीजिए कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस। नोट करके लिखिए या नोट करके इसी के नीचे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नीचे एक नोट लिखिए कि ऐसे स्पीसीज जो एक दूसरे से एक प्रोटॉन का अंतर रखते हैं, उन स्पीसीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो नीचे एक नोट लिखना है, द सच पेयर्स, नोट करके लिखिए, सच पेयर्स which differ, such pair of acid and bases, such pairs of acids and bases, acids and bases which differ by a proton only, which differ by a proton only is known as conjugate pair of acid and base, is known as conjugate pair of acid and base, conjugate pair of acid and base, conjugate pair of acid and base। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप लोग ये जान लीजिए कि कॉन्जुगेट पेयर एसिड बेस का प्रश्न कभी भी आपके नीट और जेई में आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड बेस का मतलब एक ऐसा एसिड बेस का पेयर, एक ऐसा जोड़ा जो केवल एक प्रोटॉन का अंतर रखता है, जो केवल एक H+ का अंतर रखता है, उसको हम क्या कहेंगे? वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस कहलाते हैं। तो आगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड, फॉर एग्जाम्पल conjugate pair of acid and bases, conjugate pair of acid and bases। ध्यान दीजिए, कोई एसिड है, अगर उस एसिड से कोई एसिड है, यहाँ पर कोई एसिड से आप एक H+ निकाल दीजिए, एसिड से ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि आप H+ निकाल रहे हैं, तो जो मिलेगा, जो बचेगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस, वो होगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल HCl, देखिए एक एसिड है, HCl से आप एक H+ निकाल दिए, तो जब H+ निकाल दिए तो बचा क्या? Cl-। इसका मतलब कि HCl और Cl- एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस है। फिर उसके बाद HCl
ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन जिसको हम कहते हैं, और इसमें से एक H निकाल दीजिए, H प्लस निकाल दिया मैंने, माइनस साइन ये दिखाता है कि आप H प्लस निकाल रहे हैं, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि आप H प्लस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैंने H प्लस निकाला तो क्या क्वांटिटी बचेगी, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये HSC ट्रिपल बॉन्ड C, और चूंकि ये H प्लस के तो ये अपना बॉन्ड छोड़ के यहाँ से जा रहा है तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस। तो देखिए इस क्वांटिटी में, इस स्पीसीज में और इसमें दोनों में किस चीज़ का अंतर है, केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। तो इसका मतलब दिस एंड दिस कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर दूसरा एग्जांपल आप लें एथिल एल्कोहल का, CH3 CH2OH, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दीजिए, -H प्लस करिए, तो -H प्लस अगर आपने किया तो इसका मतलब यही हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा CH3 CH2 और क्या O माइनस, और O माइनस आपने निकाल दिया। तो यहाँ देखिए इसमें CH3 CH2OH और CH3 CH2O माइनस में किसका डिफरेंस है, केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। इसी तरीके से इसका नाम बोलिए एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। आप लोगों को मालूम होगा, जिन बच्चों को मालूम ना हो लिख लें, वो ये ना सोचें कि अगर हमारे बगल वाला नहीं लिख रहा है तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए फिनाल है, इसको क्या कहते हैं, फिनाल, PHENOL, फिनाल। इससे एक H प्लस निकाल दीजिए, तो इससे एक H प्लस निकाल देंगे तो फिनाक्साइड आयन बनता है, और यहाँ पर H प्लस आपने निकाल दिया -H प्लस, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए HCl से एक H प्लस निकल गया, तो HCl और Cl माइनस के बीच में एक प्रोटॉन का, एक H प्लस का अंतर है, इसीलिए HCl और Cl माइनस एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस है। CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल है, इससे एक हाइड्रोजन आपने निकाला है तो एथॉक्साइड एनायन बना, दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है, इसीलिए कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड बेस है। यहाँ पे फिनाल है, फिनाल से एक H प्लस आपने निकाला तो फिनाक्साइड एनायन बनता है, नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाक्साइड एनायन। क्या बनता है, फिनाक्साइड एनायन। तो देखिए इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, केवल एक प्रोटॉन का अंतर है, इसलिए दोनों स्पीसीज एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस हैं। इसी तरीके से हम बेस को डिफाइन करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस। इसी तरीके से अगर कोई बेस है, इसी तरीके से अगर कोई बेस है उसको आप एक H प्लस दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एक H प्लस, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अमोनिया, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल अमोनिया, ये क्या है भाई, बेस है, इसको आपने क्या किया, एक प्रोटॉन दिया, एक H प्लस दिया, राइट। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, इस H प्लस को चाहिए तो ये क्या करेगा, इसको देगा, तो अमोनिया के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, NH4, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द अमोनियम आयन। क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन। तो देखिए ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, दोनों में किस चीज़ का अंतर है, केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। फिर दूसरे नंबर पे C2H5 माइनस, C2H5 माइनस, इथेन से एक हाइड्रोजन निकला है, तो अगर हम इसको एक प्रोटॉन दे दें, क्या दे दें, एक प्रोटॉन दे दें, तो एक प्रोटॉन हमने दे दिया, तो प्रोटॉन हमने दे दिया तो C2H6 इथेन बन गया। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका एसिड, ये बेस है, ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरीके से अगर आप एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, ANILINE। यहाँ पे लोन पेयर है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो बेस को आप H प्लस दे दीजिए तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो आपने क्या किया, एक H प्लस दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो जब आपने प्रोटॉन दे दिया तो ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा,
NH3 प्लस NH3 प्लस और ये बना दिया, इसका नाम है, तो देखिए ये बेस था, ये क्या है बेस, क्षार है, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये हुआ, और इस कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम आयन ANILI एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन एनिलीन से बना है। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया कि अगर कोई एसिड है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई एसिड है, इस एसिड से आप प्रोटॉन निकालेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर कोई बेस है, उसको आपने H+ दिया है तो वो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। अगर कोई कहे एसिटिलीन का कॉन्जुगेट बेस बताइए तो आप कहेंगे इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अगर कोई कहे एथिल एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस बताइए तो आप निकाल देंगे। कॉन्जुगेट ये एसिड है, एथिल एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस बताइए तो CH3CH2 इससे निकाल देंगे, एसिड है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे H+, तो CH3CH2O- मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हमने कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड और बेस को डिस्कस किया है। और इसी के बाद एक नोट लिखना है, नोट में ये लिखना है कि अगर कॉन्जुगेट पेयर में से कोई एक वीक होगा तो दूसरा उसका जो पार्टनर है, साथी है, वो वीक होगा। अगर एक वीक है तो दूसरा स्ट्रांग, अगर ये स्ट्रांग है तो दूसरा वीक। तो अगर कोई भी एक पेयर वीक है तो दूसरा स्ट्रांग होगा। तो नोट में यही लिखना है कि स्ट्रांगर इज द एसिड, अगर ये एसिड स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अगर ये एसिड स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। यहाँ पर अगर बेस वीक है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। अगर ये बेस वीक है, अगर ये बेस स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्ट्रांगर द एसिड, स्ट्रांगर द एसिड, अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, यह एक स्टेटमेंट है कि स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। इसी चीज़ को हम लोग नोट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए नोट के फॉर्म में कि स्ट्रांगर द एसिड, स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रांगर द एसिड, नोट करके लिखिए, नोट करके, स्ट्रांगर द एसिड, स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी, weaker will be its conjugate base, weaker will be its conjugate base। तो इस तरीके से एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, स्ट्रांगर द एसिड एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा VERSA, स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई भी एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। अगर कोई भी बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। इसीलिए ये नोट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, या वीकर इज द एसिड स्ट्रांगर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब हेडिंग डालिए, या इसी का एक एग्जाम्पल कर लीजिए, स्ट्रांगर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस का। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर HCl इज ए मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ HCl इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। तो ये बताइए, ये अगर एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CH3COO-।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर एसिडिक नेचर HCl का एसिटिक एसिड से ज़्यादा है तो इनके कॉन्जुगेट बेस का जो बेसिक नेचर है वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर बेसिक नेचर कोई लिखवाना चाहे आपसे, बेसिक नेचर कोई आपसे पूछे तो बेसिक नेचर आप Cl माइनस इज ग्रेटर देन COO माइनस। तो देखिए स्ट्रांगर इज द एसिड, यहाँ एसिड स्ट्रांग था, वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसका जो कॉन्जुगेट बेस मिला Cl माइनस देखिए वीक हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब हेडिंग डालिए लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लुईस LEWIS, लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, Lewis concepts of acid and bases। तो देखिए भाई आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने कहा कि जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस दें वो एसिड, जो OH माइनस दें वो बेस। फिर हमने ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट बताया, उसमें मैंने कहा कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट होते हैं वो बेस होते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में एसिड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो दैट इज नोन एज द बेस, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको हम कहेंगे एसिड। एंड इलेक्ट्रॉन एसिड को कैसे डिफाइन किया है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ध्यान रखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां मैंने क्या लिखा पेयर, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल में केस वन, फॉर एग्जाम्पल में केस वन, कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो लुईस एसिड होंगे? तो ऑल, केस वन में ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, केस वन में ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आपको दिखे वो सब आप कह सकते हैं कि दे आर द लुईस एसिड। तो आप एग्जाम्पल में लिखें H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, आप लिख सकते हैं H3O प्लस, आप लिख सकते हैं CH3 प्लस, आप लिख सकते हैं C2H5 प्लस एक्सेट्रा। केस टू कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको देख करके आप कह सकते हैं कि यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा। केस टू में कुछ ऐसे स्पीसीज हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है लेकिन उसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस AlCl3 को देखिए, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर Al, यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या Cl और यहाँ पर क्या Cl। तो आप देखिए इस एनहाइड्रस AlCl3 को हमने ऐसे लिखा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब कि इस एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, तो इसीलिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये लुईस एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है? लुईस एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरा एग्जाम्पल BF3, दूसरा एग्जाम्पल BF3। तो देखिए ये बोरान है, यहाँ पर क्या फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है फ्लोरीन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन 6। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है,
अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं भाई, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज Cl प्लस Br प्लस H3O प्लस CH3 प्लस C2H5 एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं लुईस एसिड। लेकिन दूसरा केस ये है कि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब कि ये एग्जाम्पल आपका न्यूट्रल स्पीसीज वाला है, NEU न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के पास में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुए, तो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का यह प्रयास करता है, जिसके कारण से लुईस एसिड के बिहेवियर को शो करता है। यहाँ पर बोरान फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बोरान को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए यह लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और अब बेस की बात आती है, तो लुईस बेस वो होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, विच गिव्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच गिव्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए भाई, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एसिड हो गया। और अब बेस, हेडिंग डाल दीजिए लुईस बेस। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दें उनको हम कहेंगे लुईस बेस। ये भी 2 टाइप के हैं। पहला ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज अगर निगेटिवली चार्ज का है तो हम उसको कहेंगे कि लुईस बेस है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जो न्यूट्रल हो, तो पहले नंबर पे बेस को डिफाइन करना है, लुईस बेस, LEWIS, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हों उनको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस। तो केस वन में पहला केस, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपको दिखाई दें, तो यहाँ पर लिखिए ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपको दिखाई दें तो वो सब के सब क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप ले लीजिए Cl माइनस, आप ले लीजिए Br माइनस, फिर क्या OH माइनस, फिर क्या CH3 CH2O माइनस, फिर क्या लिख सकते हैं आप CH3 माइनस, फिर क्या C2H5 माइनस। तो ये सारे जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज लुईस बेस की कैटेगरी में हैं। इनके ऊपर निगेटिव चार्ज यह दर्शाता है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज यह दिखाता है कि यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। केस 2, केस 1 में, केस 2 कुछ ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज हैं, न्यूट्रल स्पीसीज हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स having lone pair of electrons, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण सबसे पहला उदाहरण रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में पीने के लिए, दैट इज वाटर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह आसानी से देगा तो हम कह सकते हैं कि इट इज लुईस बेस। या लुईस एसिड का भी काम करता है, ये देखिए यह लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरे नंबर पे बताइए CH3 CH2OH, यहाँ पर एथिल एल्कोहल हमने लिखा है, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, तो ये लोन पेयर देने के लिए ऑक्सीजन तैयार रहता है। इसका मतलब कि यह लुईस बेस है, ये लोन पेयर डोनेशन के लिए है, ये भी लोन पेयर डोनेशन के लिए है। फिर तीसरे नंबर पर अमोनिया, जो कि बहुत परिचित हैं आप अमोनिया से, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये हमेशा देने के लिए रेडी रहता है। और बताइए फिनाल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH,
और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, तो इसका मतलब यह भी लुईस बेस है। तो ऐसे स्पीसीज जो न्यूट्रल हैं लेकिन जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहेंगे कि लुईस बेस हैं। तो इसका मतलब जो लुईस बेस है, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो थे उनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते थे, लेकिन जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं इनको हम न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल्स भी कहलाते हैं। वहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक स्नेही। तो इसका मतलब जो लुईस बेसिस हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं, ये भी सब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे। नाभिक स्नेही पढ़े होंगे आप, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। और वहाँ पर जब हमने लुईस एसिड पढ़ाया था तो ऑल लुईस एसिड यहीं पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर आपने उसको ऑल लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं और जो लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पहले नंबर पे हमने पढ़ा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, तीसरे नंबर पे हमने लुईस कॉन्सेप्ट। और इन चीज़ों से प्रश्न आए हुए हैं कि कौन ब्रांस्टेड-लोरी एसिड है, कौन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड है, कौन लुईस बेस है, कौन लुईस एसिड है। और अब हेडिंग डाल दीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हेडिंग डाल दीजिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हेडिंग डालिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, IONIC, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, WATER। और इसको ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पर लिखिए KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज योर हेडिंग, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW आप इसको पढ़े होंगे। आप ये जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट गेट्स वीकली आयोनाइज्ड, यह आयोनाइज होता है टू गिव द H+ एंड OH-। तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर उसके बाद वाटर का डिसोसिएशन करते हैं। तो एक लाइन लिखिए, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर is weak electrolyte, that is it gets, that is it gets weakly ionized, that is it gets weakly ionized, यह बहुत कम आयोनाइज होता है, weakly ionized to give the H+, to give the H+ and OH- ions as follows। तो देखिए भाई, H2O कैसे ब्रेक होता है? H2O ब्रेक होकर के देता है H+ और OH-। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी पर लगाएं, ये वाटर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये H+ OH- में ब्रेक होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K माना। तो मैंने क्या बताया था जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H+ का एक्टिव मास इंटू OH- का एक्टिव मास अपॉन यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ H2O। तो देखिए भाई, इस K को H2O से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो K इंटू इस H2O को K से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इंटू H2O इज इक्वल टू, बताइए, एक्टिव मास ऑफ
H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। तो ये देखिए K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो K इंटू H2O को हम मान ले रहे हैं KW, एक नया कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक। तो दिस KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस KW इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे कुछ इसी KW के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न आया हुआ है, KW के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए जिससे मिक्सअप ना होने पाए। तो फर्स्ट पॉइंट KW को क्या कहा जाता है भाई? KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सेकेंड नंबर पे KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सेकेंड नंबर पे KW किस बात पर निर्भर करता है? KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दिस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, KW के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और थर्ड नंबर पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ KW का जो मान आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 इंटू 10 की पावर -14, 1 इंटू 10 की पावर -14। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए दूसरी पेन से, जिससे आपको दिखता रहे। और लास्ट पॉइंट KW के बारे में यह है कि KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए भाई, H2O जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस देता है, OH माइनस देता है। चूँकि यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, तो हमने यह जो इक्विलिब्रियम स्टेज है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K माना। मैंने आपको बताया था किसी भी इक्विलिब्रियम पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपान H2O की कंसंट्रेशन, ये H2O के। अब इस H2O को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो K इंटू H2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस। तो K का मल्टीप्लिकेशन हमने H2O से किया, तो ये हो गया KW। तो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। दिस इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तीसरी बात ये याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू आती है वो आती है 1 इंटू 10 पावर -14। KW डायरेक्टली टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कई बार ये प्रश्न, इसमें से कोई एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिएगा, पढ़िएगा और अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि KW की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सिंस KW इज इक्वल टू, फिर नोट करके लिखिए, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। सिंस नोट KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस। KW नोट एक करके लिखना है हम लोगों को, नोट करके लिखिए। सिंस KW, यहां पर नोट करके लिखिए, नोट सिंस KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH
माइनस, सिंस Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। Kw इसको हम लेफ्ट साइड में कर ले रहे हैं, इसको राइट साइड में कर ले रहे हैं, तो हमने कहा कि H प्लस R करके इंटू OH माइनस एज सच है इज इक्वल टू Kw। ये Kw की वैल्यू आप लोगों ने कितना पाया है, अभी आपने बताया था कि सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू 1 इंटू 10⁻14 होती है, तो मैंने वैल्यू रख दिया। तो फॉर प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है वहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन फॉर प्योर वाटर, जो शुद्ध जल फॉर प्योर वाटर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है ना। तो ये H प्लस इंटू OH माइनस, तो OH माइनस कंसंट्रेशन की जगह पर हम क्या रख दें, H प्लस, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर H प्लस, फिर क्या रख सकते हैं OH माइनस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू, बताइए भाई यहाँ पर क्या है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई मतलब कुछ नहीं, 10⁻14। तो ये H प्लस और ये H प्लस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सेम क्वांटिटी है, तो ये H प्लस का होल स्क्वायर, H प्लस का होल स्क्वायर, H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। तो देखिए इधर H प्लस H प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो अगर हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लें, वर्गमूल लें, तो H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -7, और H प्लस 10 की पावर -7, तो यही OH माइनस, क्योंकि H प्लस और OH माइनस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आज से आपको याद रखना है कि प्योर वाटर के लिए H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7, OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7। ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7। नोट कर लीजिए। तो अगर कोई पूछे कि प्योर वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, और इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच वही पीएच जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। पीएच का मतलब पोटेंट डिहाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब पोटेंट डिहाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए पीएच कॉन्सेप्ट, पीएच कॉन्सेप्ट, पीएच कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग देखिए भाई, इसको डिस्कस करने वाले थे सोरेनसेन, SORENSEN। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंट डिहाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है, वैसे इसको लिखा जाता है, पी को लिखा जाता है स्मॉल से और एच को लिखा जाता है कैपिटल से। तो इधर देखिए इसका मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है पोटेंट डिहाइड्रोजन, POTENZ, पोटेंट डिहाइड्रोजन, पोटेंट डिहाइड्रोजन। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की क्या स्ट्रेंथ है, इसको बताने वाला कौन होता है, दैट इज द पीएच। अगर पीएच को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसा कि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज द पीएच। तो इसकी एक छोटी सी डबल यूनिट कामा में हम लोग लिख लेंगे इसकी डिफिनीशन, एक छोटी सी हेडिंग डिफिनीशन, और उसके आगे लिखना शुरू करें कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज, एक डिफिनीशन लिखिए, एक डिफिनीशन
negative logarithm of definition DEF. pH is defined as the negative logarithm of pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration. Hydronium ion concentration. तो यहां पर आप लिख सकते हैं फार्मूला pH इज इक्वल टू माइनस log H3O प्लस R करके लिख सकते हैं माइनस log H प्लस। तो pH इज इक्वल टू आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर मैंने मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताया था कि कहीं पर अगर log 1/x है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस log x। अगर कहीं log 1/t है तो इसको लिख सकते हैं माइनस log t। अगर कहीं पर log 1/p है तो इसको लिख सकते हैं माइनस log p। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ उल्टा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लगा है तो हम लिख सकते हैं log, और इस क्वांटिटी को जो H3O प्लस है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा H3O प्लस। ओके, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 1/H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो pH इज इक्वल टू माइनस log H3O प्लस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, इट इज़ योर डिफिनीशन। pH इज इक्वल टू माइनस log H3O प्लस या माइनस log H प्लस। इसके बाद हमको इसी फार्मूले को pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है क्योंकि कभी कभी इसका सेकंड फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसीलिए उस फार्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और एक नया फार्मूला बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो सिंस वी नो दैट, फिर लिखें सिंस वी नो दैट since we know that चूंकि हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस। तो मैंने आपको बताया था अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या log H प्लस। इस चीज़ को हम इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में कर लें, इस चीज़ को राइट साइड में कर लें तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हो गई log H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH। ओके, तो देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर कहीं पर log x है और ये वैल्यू y है, यहाँ पर 10 है, तो x बराबर अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू 10 की पावर y। और अगर हम कहीं पर log p है, इसकी वैल्यू r है, यहाँ बेस 10 है, तो p इज इक्वल टू 10 की पावर r, p इज इक्वल टू 10 की पावर r। तो यहाँ बताइए H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है log है तो बेस 10, तो 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH। दिस इज योर अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे फार्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। इसी तरीके से अगर कोई POH डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन, सिमिलरली नोट करके लिखिए, नोट सिमिलरली
SIMILAR. Similarly, POH is equal to minus log OH minus, POH is equal to माइनस log OH माइनस R करके लिख सकते हैं. R एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH. इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, जस्ट उसी की तरह फार्मूला. ये देखिए जैसे ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक जैसे हैं. pH H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस PH, OH माइनस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH. नीचे स्टार करिए. किसी भी सॉल्यूशन का pH रेंज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेरी करता है, 0 से 14 के बीच में, 0 से 14 के बीच में वेरी करता है. तो एक नोट लिखना है हम लोगों को कि pH रेंज ऑफ ए सॉल्यूशन वेरी फ्रॉम 0 to 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो नोट करके लिखिए कि pH रेंज, नोट करके लिखिए pH रेंज, नोट pH रेंज of a solution at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade vary from 0 to 14. 0 से 14 pH वेरी करता है, 0 to 14. तो अगर एक लाइन ड्रा करें, उस लाइन पर हम pH की वैल्यूज को रखें, तो हम इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं. यहाँ पर यही हम pH स्केल मान लें, यहाँ पर हम 7 रखें, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 9 ऐसे डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या 14. ये वैल्यूज़ किसकी हैं? ये pH की हैं. ये किसकी वैल्यूज़ हैं? pH की. तो अगर pH की वैल्यू 7 हो, यहाँ पर अगर किसी भी सॉल्यूशन का इफ़ pH इज इक्वल टू 7, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा, NEUTRAL. लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. इस स्टेज में क्या होगा? न्यूट्रल, जब किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 होगा. लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा. इसको जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी बना लीजिए. अगर pH की वैल्यू 7 तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. नेक्स्ट, इफ pH इज ग्रेटर देन 7, इफ pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा. pH इज ग्रेटर देन 7 इट मीन्स कि H प्लस आयन, ध्यान रखिए भाई, H प्लस आयन इज लेस देन 10 की पावर माइनस 7, और इस कंडीशन में सॉल्यूशन बेसिक होगा. सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा, क्षारीय होगा. तीसरी बात, तीसरी कंडीशन, इफ pH इज लेस देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 7, तो उस स्टेज में सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा. क्या होगा? एसिडिक होगा. तो इस तरीके से ये जो फिगर यहाँ से यहाँ तक बना है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, नीट में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अगर pH 7 हो, pH ग्रेटर देन 7 हो, pH लेस देन 7 हो तो क्या होगा. तो इस टाइप से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को भी ध्यान रखिएगा. H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 की पावर माइनस 7 तो बेसिक. H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 7 तो एसिडिक. और अगर pH की वैल्यू 7 हो तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल का मतलब H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और उनकी वैल्यूज़ 10 की पावर माइनस 7 होंगी. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि pH की बेसिस पर हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को बता सकते हैं.
अगर कोई सोल्यूशन का पीएच दिया हो तो हम बता देंगे कि यह सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक की न्यूट्रल होगा। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस संबंध को हम लोगों को पता करना है, इसको डिस्कस करना है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो देखिए भाई, हम लोग एक चीज जानते हैं, अभी आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपने ये पढ़ा कि सिंस वी नो दैट हम लोग यह जानते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW। और KW की वैल्यू कितना आप लोगों ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला था, 1 इंटू 10⁻14। तो R करके हम यही लिख दें, H प्लस R करके H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14। क्यों? क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अब दोनों तरफ का हम लॉगरिथम ले लें, तो हमने लॉगरिथम ले लिया, लॉग ब्रैकेट में क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू log 10⁻14। ओके, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, न याद हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक फार्मूला होता है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। मैंने फार्मूला कई बार बताया है, कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहां पर बताइए, इसको अगर हम m मान लें और इसको n मान लें, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log h प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लस log OH माइनस इज इक्वल टू, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि log अगर यहाँ बेस 10 है और यहाँ 10 की पावर x है तो ये वैल्यू x हो जाती है। अगर log बेस 10 यहाँ 10 की पावर q है तो वैल्यू q हो जाती है। तो यहाँ पर बताइए, तो ये वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, -14। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग बाई माइनस, तो माइनस log H प्लस माइनस log एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, इसको देखिए, ये क्या चीज है, pH बराबर माइनस log H प्लस होता है ना, तो pH बराबर माइनस log H प्लस, तो ये pH हुआ। POH बराबर माइनस log, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस POH इज इक्वल टू क्या हुआ, 14। तो यही रिलेशन है pH और POH में। कई बार इससे डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, इसको नोट करके स्टार बना के लिख लीजिए। नीट और जेई का बहुत पेट क्वेश्चन है और इसी पर फार्मूले पर, डायरेक्ट फार्मूले पर प्रश्न पूछता है। pH दे देगा आपसे POH पूछेगा, POH दे देगा आपसे pH पूछेगा। तो इस तरीके से कई फार्मूले आपके सामने आते जा रहे हैं। सभी फार्मूले को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। pH प्लस POH इज इक्वल टू pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया pH, हम लोगों ने डिस्कस किया POH, हम लोगों ने रिलेशन भी डिस्कस किया pH और POH में। तो आप लोगों ने डिराइव करके निकाला कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं।
तो देखिए भाई, एक नोट लिखिए, सिमिलरली नोट करके लिखिए। उसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, नोट करके लिखिए, और ये फार्मूले के तरीके से मैं लिखा दे रहा हूँ। सिमिलरली नोट करके लिखिए। सिमिलरली SIMILARLY, सिमिलरली PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। R एक फार्मूला ये आपका बना, याद रखना है इसको, R करके PKW, R करके PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14। ध्यान रखिए, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, उसी तरीके से PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14, वेयर जहां पर PKA इज इक्वल टू माइनस log KA, PKB इज इक्वल टू माइनस log KB। दिस फार्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस फार्मूले को। यहाँ पर KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए अब हम पहुँच गए हैं बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करने के नतीजे पर। तो हेडिंग डाल दीजिए बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस भाई इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे, खूब पढ़े होंगे कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि जो अपने पीएच में चेंज का विरोध करते हैं। अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड डालें या बेस डालें तो वो कहते हैं भैया हमारे पीएच में परिवर्तन ना करिए। तो बफर सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच रजिस्ट इन देयर चेंज इन पीएच by addition of small amount of acid and bases। तो बफर सॉल्यूशन हेडिंग डाल दीजिए बफर सॉल्यूशंस, BUFFER, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच चेंज का, पोटेंशियल डिहाइड्रोजन के चेंज का विरोध करते हैं। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन में जो बफर है उसमें थोड़ी मात्रा में एसिड मिलाएं या थोड़ी मात्रा में बेस मिलाएं तो उसमें पीएच में कोई कंसिडरेबल परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज में विरोध करते हैं ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस नोन एज द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच रजिस्ट इन देयर चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हेडिंग में लिख सकते हैं आप डबल कामा में बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस which resist in their change in pH by addition of which resist, इस resist को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, which resist in their change in pH by addition of small amount of acid and bases। Buffer solutions are those solutions which resist in their change in pH by addition of small amount of acid and bases। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हैं। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहले नंबर पे एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बफर। तो लिखिए कि बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहले नंबर पे एसिडिक बफर, पहले नंबर पे एसिडिक बफर, ACIDIC एसिडिक बफर। सेकेंड नंबर पे बेसिक बफर,
अम्लीय बफर और दूसरे नंबर पे क्षारीय बफर। दोनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर दो टाइप के बफर होते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एसिडिक बफर। फर्स्ट हेडिंग डालिए एसिडिक बफर। अम्लीय बफर क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए एसिडिक बफर। हेडिंग डाल दीजिए एसिडिक बफर। जानते भी हैं आप लोग कि वीक एसिड को, अगर किसी भी वीक एसिड का उसके स्ट्रांग बेस के साथ में साल्ट बनाएं तो पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे एसिडिक बफर। हेडिंग डालिए एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, दिस एसिडिक बफर क्या होता है? अगर कोई भी वीक एसिड है, कोई भी वीक एसिड है, उस वीक एसिड का हम साल्ट बनाएं स्ट्रांग बेस के साथ। अच्छा, साल्ट कैसे बनता है भाई? साल्ट ऐसे बनता है एसिड प्लस बेस ना। तो मान लीजिए कि मैंने एक एसिड लिया CH3COH, ये एसिड है, वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वीक होते हैं। और इसकी रिएक्शन, इसी की रिएक्शन मैंने करा लिया CH3COOH की रिएक्शन स्ट्रांग बेस के साथ में। और स्ट्रांग बेस कौन होता है? NaOH। तो ये बना के क्या देगा? CH3COONA। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जिसमें कोई भी वीक एसिड, ये वीक एसिड है। एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जिसमें कोई भी वीक एसिड, देख ध्यान दीजिएगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड, इस वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साल्ट में, स्ट्रांग बेस के साथ में जो साल्ट बने उसी साल्ट को लेकर यहां रख दीजिए, उसी साल्ट को यहां रख दीजिए CH3COOH और यहां पर रखिए CH3COONA। तो इसका मतलब कि एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ में साल्ट क्या कहलाता है? एसिडिक बफर कहलाता है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखें? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वीक एसिड। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, पहले लिखिए, आप इसको मत लिखिएगा, आप लोग अभी इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा। तो पहले लिखिए एसिडिक बफर को कैसे डिफाइन करना है? वीक एसिड और इसी वीक एसिड का साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। वीक एसिड को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रांग बेस, विथ स्ट्रांग बेस, विथ स्ट्रांग बेस। ओके, तो चलिए भाई, वीक एसिड कोई भी बोलिए, फॉर एग्जांपल यही आपके सामने है, वीक एसिड CH3COOH प्लस साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। इस वीक एसिड का मैंने साल्ट बनाया किसके साथ में? NaOH के साथ में। तो क्या बना? यही तो बना सोडियम एसिड ना। तो यहां पर हम लिख दें CH3COONA। तो दिस इज योर बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर है वीक एसिड, वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ में जो साल्ट है उसी का कॉम्बिनेशन, और यही क्या है? एसिडिक बफर है। क्या है? एसिडिक बफर। इसी तरीके से आप बेसिक बफर भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर डिफाइन करने के लिए वीक बेस सेकेंड नंबर पे, एसिडिक बफर आपने डिफाइन कर लिया। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए बेसिक बफर। जैसे आपने एसिडिक बफर डिफाइन किया उसी तरीके से बेसिक बफर आप लोग डिफाइन कर लेंगे। तो सेकेंड नंबर पे बेसिक बफर, सेकेंड नंबर पे बेसिक बफर, BASIC, बेसिक बफर। क्षारीय बफर विलयन। तो क्षारीय बफर विलयन क्या होता है? क्षारीय बफर विलयन ये होता है कि वीक बेस, कोई भी वीक बेस ले लीजिए, वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रांग एसिड,
विथ स्ट्रांग एसिड। तो वीक बेस कोई भी ले लीजिए, वीक बेस मैंने ले लिया NH4OH, ठीक। और इसका मैंने साल्ट बनाना चाहा वीक बेस का, किसके साथ में, स्ट्रांग NH4OH और यहाँ पर HCl, ये दोनों कंबाइन करके क्या देंगे, NH4Cl। तो यहाँ पर फाइनली अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर फाइनली हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, NH4OH वीक बेस, और इस वीक बेस का स्ट्रांग एसिड के साथ में जो साल्ट बना वो बना NH4Cl। तो NH4OH और NH4Cl, दिस इज द बेसिक बफर। तो भाई आप लोगों ने एसिडिक बफर पढ़ा, आप लोगों ने बेसिक बफर पढ़ा। अब हेडिंग डाल दीजिए pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, और हेडिंग डाल दीजिए pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन। और इसके ब्रैकेट में लिखिए हेंडरसन, हेंडरसन, हेंडरसन HENDERSON, हेंडरसन हेजलबैक, हेजल BALCH, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो हमने माना, तो सबसे पहले नंबर पर 2 इक्वेशन है। तो पहले नंबर पे फर्स्ट फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन 2 हैं। फॉर एसिडिक बफर pH इज इक्वल टू pKa, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, बस केवल आप फार्मूला लिख लीजिए हेंडरसन हेजलबैक का, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट पान एसिड, साल्ट पान एसिड। इसी तरीके से फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर POH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKB प्लस log साल्ट अपान बेस, साल्ट अपान बेस। तो इस तरीके से हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन को मिला करके, इन्हीं दोनों इक्वेशन को मिला करके हम लोग कहते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, HENDERSEN, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, HASS हेजल BALCH, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो दोनों याद रखना है आपको, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट पान एसिड, POH इज इक्वल टू PKB log साल्ट पान बेस, pH इज इक्वल टू pKa log साल्ट पान एसिड, POH इज इक्वल टू PKB log साल्ट पान बेस, दोनों को याद कर लेना है। pH इज इक्वल टू PKa log साल्ट पान एसिड, POH इज इक्वल टू PKB log साल्ट पान बेस। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, लेकिन यहाँ से अलविदा कहने के पहले मैं आज अपने इस पूरे लेक्चर को, जैसा कि मैं प्रतिदिन करता हूँ, रिवाइज करूँगा। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया। आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड और बेस के कई कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोगों ने ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं और बेस वो होते हैं जो H+ गेन करते हैं।
फिर हमने लुईस कॉन्सेप्ट बताया। लुईस में ये बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बेस होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड में भी दो चीज़ें थी। लुईस एसिड में मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लुईस एसिड होंगे, या कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कोशिश करते हैं और गेन करते हैं। लेकिन लुईस बेस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जो सब निगेटिवली चार्ज हैं, वो लुईस बेस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। लुईस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे, लेकिन लुईस बेस को हम न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जितने भी हैं वो सब लुईस बेस हैं, या कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो न्यूट्रल हैं लेकिन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको कि वो आसानी से दे सकते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल, वाटर, अमोनिया, फिनाल, ये सब लुईस बेस की तरह काम करते हैं। फिर मैंने आपको बताया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, इसकी वैल्यू होती है H+ इंटू OH माइनस, और इसकी मैंने 4 विशेषताएं बताई। इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री पर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि pH और pOH में क्या संबंध है। मैंने बताया pH + pOH इज इक्वल टू 14। इसी तरीके से एक रिलेशन pKa + pKb इज इक्वल टू 14, जहाँ पर pK इज इक्वल टू -log K, pKb इज इक्वल टू -log K। pH को हमने डिफाइन किया तो pH इज इक्वल टू -log H+, या H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, या OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ POH। तो इस टाइप से हम लोगों ने डिफाइन किया कि pH इज इक्वल टू -log H+ या -H3O+। फिर हमने बफर सोल्यूशन बताया। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें अगर बहुत थोड़े मात्रा में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उनमें pH के चेंज का विरोध करते हैं, विच रजिस्ट इन देयर चेंज इन pH। तो ऐसे सोल्यूशन बफर सोल्यूशन कहलाते हैं। तो बफर सोल्यूशन 2 टाइप के मैंने बताया, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में मैंने बताया कि वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ में आप साल्ट बना दीजिए तो यही चीज़ कहलाती है एसिडिक बफर। बेसिक बफर वीक बेस, इस वीक बेस का स्ट्रांग एसिड के साथ में साल्ट बना दीजिए तो ये कहलाता है बेसिक बफर। अगर हम इन बफर सोल्यूशन का pH निकालें, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का, तो हमारे पास 2 फार्मूले आते हैं, pH इज इक्वल टू pK log साल्ट अपान एसिड, और दूसरे नंबर पे pH इज इक्वल टू pKb log साल्ट अपान बेस। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को मिला करके कहा जाता है हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन। कई बार हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन पूछा गया है आपसे, तो आप बता दीजिएगा कि pH इज इक्वल टू pK log साल्ट अपान एसिड, pOH इज इक्वल टू pKb log साल्ट अपान बेस। मैं फिर से आपको सजेशन दे रहा हूं कि लेक्चर 9 को लिख के बार बार कॉपी और पेन लेकर के लिख के केमिस्ट्री पढ़िए, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है, श्रमम विना न किमपि साध्यम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अलविदा, नमस्कार।